हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। इस वीडियो में हम HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरे टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे उन सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये पेपर आपका 20 अप्रैल 2019 को यहाँ पे आपका कंडक्ट हुआ था, 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट की बात करते हैं तो ये जो पेपर हुआ था HPCL रिफाइनरी का पेपर है, जो कि आपका असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका पेपर हुआ था। इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो पेपर था इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि आपसे 50 क्वेश्चन टेक्निकल के थे और 50 क्वेश्चन यहाँ से आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन के पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल पोर्शन से पूछे गए थे उसको यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी के 50 क्वेश्चन है अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो आपको जो ये पेपर है इसका आपको PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के इस पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको ये पेपर जो इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन वहाँ पे आपको इस पेपर के मिल जाएंगे उस PDF के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके टेक्निकल फील्ड से पूछे गए थे। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंजेस देन इट इंड्यूस। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका कंडक्टर से लिंक कर रहा है वो अगर चेंज होता है तो उसके कारण क्या होगा। यहाँ पे आपका करंट प्रोड्यूस होगी यानी करंट इंड्यूस होगी, या करंट और EMF दोनों इंड्यूस होंगे, या फिर EMF इंड्यूस होगा, या करंट और EMF दोनों में से कोई भी इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको फेराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ पे आपका क्या जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, EMF। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल ओबे ओम्स लॉ। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जीनर डायोड, रेक्टिफायर, आर्क लैम्प और इनकेंडेंसेंट लैम्प। तो यहाँ से आपको इन चारों में से ये ऑप्शन पिक करना है कि कौन सा डिवाइस जो है यहाँ पे आपका ओम्स लॉ का पालन करता है। तो यहाँ पे जीनर डायोड और रेक्टिफायर जो कि आपका एक दो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है ये आपका जो ओम्स लॉ का कभी भी पालन नहीं करती है। तो यहाँ पे अब आपके दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। बाकी के दो ऑप्शन की बात करें, आर्क लैम्प और इनकेंडेंसेंट लैम्प की, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकेंडेंसेंट लैम्प। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद अ डायनामोमीटर। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आपका जो यहाँ पे अगर आपको हाई वैल्यू करंट को मेज़र करना है तो आप करंट को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हो। करंट ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते, शंट में हम यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर शंट का यूज़ करेंगे तो लो वैल्यू की करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाई वैल्यू को करंट को मेज़र करने के लिए, जो कि आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 10 साइन 157t द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन दी गई है V इज इक्वल टू 10 साइन 157t। तो यहाँ से आपको इक्वेशन पता है कि इक्वेशन क्या होती है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो उस इक्वेशन से जब इस इक्वेशन को कंपेयर करवाओगे तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 157। तो यहाँ से आपको ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ है, 157। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2πf इज, ये ओमेगा की वैल्यू होती है इक्वल टू 157। तो अब जब यहाँ से आप f की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसको 2π को इसके अपोन में सेंड कर दोगे, नीचे इसके अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 157/2π। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। तो आपको जो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 25 हर्ट्ज। यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर लो वोल्टेज सिस्टम। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्यूज़, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से सबसे कौन सा सस्ता डिवाइस है जो कि आपका लो वोल्टेज सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से सबसे जो अगर हम बात करें सस्ता डिवाइस यानी कि लीस्ट एक्सपेंसिव की, तो यहाँ पे आपका कौन सा है लो वोल्टेज के लिए, वो फ्यूज़ का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर शुड बी। तो यहाँ से जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट का रेसिस्टेंस है वो अपन जितना मिनिमम हम रख सकते हैं उतना हमको मिनिमम रखना चाहिए, जिससे कि हमारे सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर सके। तो हम यहाँ पे जो भी आपको सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी वही आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम क्या है हमारा 20 माइक्रो ओम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 3 फेज वाउंड रोटर मोटर आर ऑल्सो रिगार्डेड एस। तो यहाँ पे आपकी जो 3 फेज वाउंड रोटर मोटर है वो किसकी तरह होती है? तो यहाँ पे आपकी कम्यूटेटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह, या फिर सीरीज मोटर की तरह, या फिर स्लिप रिंग मोटर की तरह। तो ये आपकी किसकी तरह होती है? स्लिप रिंग की तरह होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द रेसिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज। तो यहाँ से आपको अर्थ का रेसिस्टेंस पूछा गया है। तो आपका अर्थ का जो रेसिस्टेंस है वो हम कितना लेकर के चलते हैं? अप्रोक्सीमेटली आपका 0 होना चाहिए अर्थ का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका कितना है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अबाउट 0 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ डीसी मशीन इज 220 वोल्ट, यानी कि 200 वोल्ट यहाँ से आपको अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है। देन बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप। तो यहाँ से आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई जब आपकी मैक्सिमम पावर डेवलप होगी। तो यहाँ पे आपकी जब मैक्सिमम पावर डीसी मशीन में डेवलप होगी उस टाइम पे आपका जो बैक ईएमएफ होना चाहिए उसका आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है EB बराबर V/2। यानी कि जो आपका जब आपकी मशीन में मैक्सिमम पावर डेवलप होगी उस टाइम पे आपका बैक ईएमएफ जो है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए, यानी कि 220 का यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, यानी कि 110 वोल्ट यहाँ पे आपका बैक ईएमएफ होना चाहिए। जब आपका 110 वोल्ट बैक ईएमएफ होगा उस टाइम पे आपकी डीसी मशीन जो है वो मैक्सिमम पावर यहाँ पे डेवलप करेगी। तो अगर बात करते हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं भी 110 नहीं मिल रहा है। तो इसके अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो इसका अप्रोक्सीमेट इसके पास में कौन सी 115 वोल्ट यहाँ से आपको इसके पास में वैल्यू दिखी है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है हमारा इन अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज बैलेंस सिस्टम इफ लाइन करंट इज 125 एम्पियर देन द फेस करंट। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस सिस्टम दिया हुआ है स्टार में। अगर बात करें हम स्टार की तो आपका स्टार इस तरह से होता है। तो ये आपको बैलेंस दिया हो तो स्टार में क्या होता है? आपकी लाइन करंट जो होती है वो फेस करंट के बराबर होती है, और यहाँ पे आपका लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स होता है किसके? फेस वोल्टेज के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे आपका जो V आएगा। तो यहाँ पे आपको अगर बात करें अपने को लाइन करंट दी हुई, यानी कि आपको लाइन करंट की वैल्यू दी हो तो ये किसके बराबर होगी? स्टार में फेस करंट के। तो जो आपको लाइन करंट दी हुई वही यहाँ पे आपकी फेस करंट हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 यानी कि 125 एम्पियर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है इफ़ अ 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ सिंक्रोनस स्पीड 1800 RPM देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ से पोल दिए हुए हैं, एक 4 पोल यहाँ से आपको दिया हुआ है, और NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड यानी कि यहाँ से आपको 1800 दी हुई है, और यहाँ से आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी कि F की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से आपका अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो NS बराबर होता है 120 F/P। यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको सारी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी आपकी NS, ये आपका इधर चला जाएगा। तो यहाँ से NS यानी कि 1800 इंटू P आपको कितना दिया हुआ है? 4, और ये आपका जो 120 है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो 120 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से सोल्व करने पे कितना मिलेगा? 60 हर्ट्ज। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो यहाँ से आपको सिंपली L की वैल्यू पूछी गई है। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? हेनरी। हेनरी यहाँ पे आपकी इंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ऑन 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर विद द रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि एक हीटर 2 किलोवाट का एक हीटर दिया हुआ है, उसका रेसिस्टेंस 20 ओम है। तो यहाँ से उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो यहाँ से आपको उसमें वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है। तो यहाँ से आपको गिवन क्या क्या है अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको उस हीटर की पावर दी हुई है 2 किलोवाट, ठीक है। और बात करते हैं आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 20 ओम, और यहाँ से आपको वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है। तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हो तो आपको एक फॉर्मूला पता है P बराबर V²/R, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको सिंपली V की वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो P इंटू R कर देंगे। P हमारा कितना है? 2 किलोवाट, यानी कि हम इसको 2000 लिख सकते हैं, इंटू R की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा हमारा? 4000। यहाँ पे आपका जो है वोल्टेज आ जाएगा, V² की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो जब आप इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ से अंडर रूट में जाएगा, और जब
4000 का जब आप अंडर रूट लोगे तो V हमारा कितना आ जाएगा 200, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 200 वोल्ट यहाँ पे आपका ड्रॉप होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क्ड विद 1000 वोल्ट 200 वोल्ट द रेसिस्टेंस ऑफ द कोयल। तो आपको सेम फॉर्मूले का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है कि यहाँ पे आपको, अब यहाँ से आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया, P बराबर V²/R। तो अब इस बार आपको क्या पूछ लिया गया है, रेसिस्टेंस पूछ लिया गया है, आपको पावर और वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में। तो अब वोल्टेज कितना गिवन है, यहाँ से आपको 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 200 × 200 यहाँ पे आपका हो जाएगा, और पावर आपको गिवन है 1000 वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, आपकी कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 40 ओम यहाँ से आपका रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जो आपने कैलकुलेट किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कोयल ऑफ 12 हेनरी इज। तो यहाँ से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि एम की वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो यूनिटी कपल्ड का मतलब है कि यहाँ पे आपको के बराबर यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, और L1 यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार L2 की बात करूँ तो वो भी यहाँ से आपको 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M बराबर के अंडर रूट L1 L2, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और M की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो M बराबर के की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और अंडर रूट में 12 × 12 यानी कि 12 × 12 आपका कितना होता है 144 होता है। और अंडर रूट में जैसे आपका अंडर रूट से 144 को बाहर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 हेनरी, यहाँ पे आपका M की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे सही हो जाएगा 12 हेनरी। अगला क्वेश्चन है हमारा द फॉर्म फैक्टर ऑफ द साइनोसॉइडल वेव। तो यहाँ पे आपको साइनोसॉइडल वेव का जो फॉर्म फैक्टर डायरेक्ट पता होगा 1.1 होता है, लेकिन मैं आपको इसको कैसे कैलकुलेट होकर के आता है ये बता देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म फैक्टर आपका होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है हमारा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यहाँ पे आपका फॉर्म फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए RMS वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की RMS वैल्यू क्या होती है हमारी Vm/√2, और यहाँ पे आपकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2Vm/π। यहाँ पे आपकी एवरेज वैल्यू होती है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये नीचे वाली वैल्यू जो ऊपर जाएगी तो आपकी वैल्यू पलट दी जाती है, यानी कि अपोजिट हो जाती है। तो यानी कि Vm/√2 × π/2Vm यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो Vm से Vm कट जाएगा, और ये जब आप यहाँ पे पाई में डिवाइड दोगे 2√2 का, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा आंसर 1.1, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। वैसे आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पता होगा, लेकिन मैंने आपको कैसे कैलकुलेट होकर आता है ये आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 1.1। अगला क्वेश्चन है द फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर ऑफ DC मशीन इज लेमिनेटेड। तो यहाँ पे आपके DC मशीन के जो पोल्स होते हैं उनको, और पोल्स और आर्मेचर होते हैं उनको लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है डिक्रीज द स्पीड, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस द वेट ऑफ मशीन, मशीन का वजन कम करने के लिए। ऑप्शन थर्ड है हमारा रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और ऑप्शन फोर्थ है रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो आपको पता है जब भी हम लेमिनेशंस करेंगे किसी भी मशीन में तो हम लेमिनेशन क्यों करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 द करंट ऑफ 3 एम्पियर थ्रू अ कोयल सेटअप अप फ्लक्स लिंकेज 15 वेबर टर्न द इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज। तो यहाँ से आपको इस यूनिट को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू दी है वो आपको दी हुई 15 वेबर टर्न, और यहाँ से आपको इंडक्टेंस L की वैल्यू पूछी गई तो L, और यहाँ से आपको करंट की करंट कितनी दी हुई है 3 एम्पियर करंट दी हुई है। तो यहाँ पे आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L बराबर N∅/I। तो यहाँ से आप जब N∅ की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे आपको इस N∅ की वैल्यू दी हुई है 15, और यहाँ पे आपको I कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 हेनरी, यहाँ पे आपका इंडक्टेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 5 हेनरी। अगला क्वेश्चन है डैम्पर वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन अ सिंक्रोनस मशीन। आपकी सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज़ की जाती है। तो डैम्पर वाइंडिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी हंटिंग की प्रॉब्लम्स होती है सिंक्रोनस मशीन में उसको दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा एलिमिनेट हंटिंग, यानी कि हंटिंग को दूर करने के लिए हम सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
तो यहाँ पे आपको एसी सर्किट का पावर फैक्टर पूछा गया है, तो आपका जो पावर फैक्टर होता है cos फाई वो क्या होता है हमारा R/Z, या फिर ये हमारा एसी सर्किट का पावर फैक्टर होता है। या फिर अगर हम बात करें तो हम पावर फैक्टर एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो होता है हमारा एक्टिव पावर अपॉन एपेरेंट पावर। ये भी हमारा एक पावर फैक्टर लिखने का तरीका होता है। तो हम इसी को आगे अब जब हम खोलते हैं एक्टिव पावर अपन एपेरेंट पावर, तो हमको ये मिलता है R/Z, यहाँ से हमको कैलकुलेट होकर मिलता है। तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही हो जाएगा R/Z। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे आपकी जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होती है वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के लिए, थंडर के लिए, या फिर ट्रांसमिशन लाइंस की प्रोटेक्शन के, या लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए। तो हम बात करें यहाँ पे जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है ये हम किसकी अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं लाइटनिंग से बचाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अ वॉट मीटर मेज़र पावर। तो यहाँ पे आपका वोट मीटर कौन सी पावर को मेज़र करता है, रियल एंड रिएक्टिव पावर को मेज़र करता है, एपेरेंट पावर को मेज़र करता है, या रियल पावर को मेज़र करता है, रिएक्टिव पावर को मेज़र करता है। तो आपका जो वोट मीटर है वो ओनली एक्टिव पावर, आपका जो वोट मीटर है ओनली एक्टिव पावर को ही मेज़र करता है। यानी कि आप एक्टिव पावर बोल सकते हो, रियल पावर बोल सकते हो, ट्रू पावर बोल सकते हो, आपको किसी भी फॉर्म में जो है यहाँ से आपको ये नाम मिल सकता है। तो ओनली आपका जो वोट मीटर है वो आपका रियल पावर को ही मेज़र करता है। कभी भी आपका जो वोट मीटर है वो एपेरेंट पावर को आपको टिक नहीं करना है, ये आपका एपेरेंट पावर को मेज़र नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रियल पावर को मेज़र करता है हमारा। अगला क्वेश्चन है द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 10 पोल 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आपको सिंक्रोनस स्पीड पूछी गई है, सिंक्रोनस स्पीड पूछी गई है इंडक्शन मोटर की, और आपको 10 पी पोल दिए हुए हैं 10 और फ्रीक्वेंसी दी है 50। तो हम फॉर्मूले की बात करें तो NS बराबर 120 F/P यहाँ पे आपका सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले 120 F इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 दी हुई है, तो हम 50 पुट कर देंगे, और पोल कितने दिए हुए हैं 10। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो ये कट गया आपका, ये कितना आ जाएगा 0 और 12 5 60, यानी कि यहाँ पे आपको 600 RPM यहाँ से आपको इसकी सिंक्रोनस स्पीड देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इट्स स्लीप। तो आपको पता है कि जो इसकी स्लीप होती है, अगर हमको हायर एफिशिएंसी चाहिए इंडक्शन मोटर की तो उसकी स्लीप जो है मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इस इंडक्शन मोटर में स्लीप का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और ये 1 किस कंडीशन में आता है, आपका स्टार्टिंग कंडीशन में आता है, जब आपकी मोटर रुकी हुई कंडीशन में होती है, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब होती है तो आपकी स्लिप की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। और जैसे आप मोटर को स्टार्ट करते हो, यानी कि आपका मोटर में जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो आपका क्या होता है, सिंक्रो ये स्लिप होती है आपकी कम होने लगती है। तो आपकी कम किस कंडीशन में, कब कम होनी चाहिए, जब हमारा जो रोटर की स्पीड है वो रोटर के फ्लक्स की स्पीड के अगर बराबर हो जाए, यानी कि NS स्पीड से जब रोटेट करने लग जाए, तो वहाँ पे आपका कोई रोटर की स्पीड में कोई लैगिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे हमारी स्लिप एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि उस टाइम पे स्लिप का मान क्या होगा 0 होगा। लेकिन आइडियली 0 नहीं होता है, तो आपको क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए जब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे अगर इंडक्शन मोटर की चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज टू मेक शंट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि शंट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 ही मटेरियल का यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं मैग्नीन का, और एक हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटन का। तो अगर बात करते हैं मैग्नीन, तो हम AC में जब भी शंट को बनाने के लिए यूज़ करें तो मैग्नीन का यूज़ करेंगे, और अगर हम DC की बात करते हैं तो DC में जब भी हम शंट को बनाएंगे तो हम उसको बनाएंगे कॉन्स्टेंटन का, हम यहाँ पे DC के लिए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मटेरियल विच इज़ यूज्ड बेस्ट सूटेड फॉर कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा होगा, कॉपर, आयरन, स्टील और कॉन्स्टेंटन। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है, कॉपर हमारा सबसे अच्छा मटेरियल है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, कॉपर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट रिलेटेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस तरह से आपका, अगर मैं बात करूँ जिस तरह से आपका मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, आपका EMF होता है। जिस तरह से आपका मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है, उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है। तो ये आपको रिलेशन निकालना था। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, EMF। अगला क्वेश्चन है हमारा अ ट्रांसफॉर्मर हैज़
300 वोट आयरन लॉस एट फुल लोड, द आयरन लॉस एट हाफ फुल लोड। तो यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड पे आयरन लॉसेस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 300 वोट यहाँ से आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको कितने लोड पे पूछा है, हाफ लोड पे पूछा गया है इसके आयरन लॉस। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपके आयरन लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, वो हमारे कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में आते हैं। और ट्रांसफॉर्मर में आप इनको आधे लोड पे निकालो, चाहे फुल लोड पे निकालो, चाहे 3/4 लोड पे निकालो, ये आपके हमेशा कांस्टेंट बने हुए रहते हैं। तो आपके जो लॉसेस फुल लोड पे होंगे वही लॉसेस आपके हाफ लोड पे भी होंगे। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 वोट ही आपके आयरन लॉसेस होंगे हाफ लोड पे भी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सेकंड 300 वोट। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो आप कौन सा यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इंडक्शन। तो आपको पता है कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारा इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो मेनली कौन सा यूज़ करते हैं, तो इंडक्शन वोट हावर मीटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली। तो आपका मेटेलिक कंडक्टर यानी कि आपको मेटल दिया हुआ है, तो मेटल में क्या होते हैं हमारे ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट जो है फ्लो करती है मेटल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेजोरिटी की वजह से क्या करती है, मेटल्स में करंट फ्लो करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 द करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो यहाँ से आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, इस सर्किट के अंदर केवीएल लगाना है। आपको केवीएल कैसे लगाना है कि अगर बात करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको करंट आई दिया हुआ है और यहाँ पे हम केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाना है, जैसे कि हम बात करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 ओम से, तो आपको यहाँ से केवीएल लगाना है सबसे पहले। तो 4 4 आई, और हम यहाँ से जो हमारा 6 वोल्ट हम इससे बाहर जा रहे हैं तो हम प्लस का साइन लेंगे, तो +6 प्लस इसमें कितना हो जाएगा हमारा 2I, और यहाँ से हम 10 वोल्ट प्लस से बाहर है तो माइनस का 10 वोल्ट बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पे आपको केवीएल लगाना है। तो यहाँ पे आपकी टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 6I यहाँ पे आपकी करंट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बराबर 0। तो 6I = 4, और I बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/6, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.66 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यानी कि इसको हम 667 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में सर्किट में सिंपली केवीएल का यूज़ करना था। अगला क्वेश्चन है द करंट हैज़ इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी इफ़ द सर्किट करंट चेंजेस रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड देन द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ से आपको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया है, यानी कि यहाँ से आपको सर्किट में एल क्वेश्चन में गिवन है कितना 4 हेनरी, और यहाँ से आपको जो दिया हुआ है चेंज इन करंट दिया हुआ है, यानी कि di/dt की यहाँ से आपको वैल्यू कितनी दी हुई है 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या पूछा गया है इंड्यूस ईएमएफ। तो आपका ई बराबर जो होता है वो LdI/dt यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, एल कितना है हमारा 4 और di/dt कितना है 5, यानी कि 5 × 4 ये बराबर 20 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 वोल्ट यहाँ पे आपका इंड्यूस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ द फुल स्केल करंट ऑफ अ मीटर इज़ 50 माइक्रो एम्पियर देन द सेंसिटिविटी। तो यहाँ से आपको फुल स्केल यानी कि यहाँ से आपको IFL दिया हुआ है कितना 50 माइक्रो एम्पियर, यहाँ से आपको करंट दिया हुआ है, फुल स्केल की करंट दी हुई, और यहाँ से आपको सेंसिटिविटी पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात करोगे तो आपकी जो सेंसिटिविटी होती है, यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी होती है वो होती है हमारी 1/IFL, यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी होती है, यानी कि 1/, फुल स्केल करंट यहाँ पे आपका सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो यानी कि हम 1/50 × माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो अब जब 10⁻⁻6 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 जीरो जो आप ऊपर को लगानी है, तो 1 2 3 4 5 6, और आपको नीचे 50 ऐसा ही रखना है, ये 50, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब आपको कितनी जीरो बची, 4 जीरो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी बची हुई है, तो वो आपको लिख देनी है। तो यानी कि आपको ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका मैच करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट टेक्स अ करंट ऑफ 11 एम्पियर लेगिंग
एट 30 डिग्री द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ से आपको करंट गिवन है और यहाँ पे आपको पावर फैक्टर एंगल फाई की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्स एल की वैल्यू यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अगर बात करूँ मैं तो आपको यहाँ पे जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये आपका एसी के अंदर फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आपको जेड स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको एक्सएल की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। जेड की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आई बराबर होता है हमारा, जैसा हमारा ओम्स लॉ होता है डीसी सर्किट में, ऐसे ही हमारा एसी सर्किट में जो ओम्स लॉ होता है वो होता है आई बराबर वी बाई जेड, या फिर हम लिख सकते हैं जेड बराबर वी बटा आई, या फिर वी बराबर आई इंटू जेड, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वी यहाँ पे हमको दिया हुआ है 220 और करंट क्वेश्चन में कितनी गिवन है, यहाँ पे आपको करंट गिवन है 11 एम्पियर। तो यहाँ हमको जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20, यहाँ पे हमको जेड की वैल्यू मिल जाएगी 20 ओम। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अब हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमको जेड की वैल्यू मिल चुकी है 20 और हमको अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमको कोस फाई, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कोस फाई बराबर क्या होता है आर बाई जेड। यहाँ पे आपको कोस फाई दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, कैलकुलेट करके कितनी आई थी हमारी 20 आई थी। तो यहाँ से हम इजीली जो है वो आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम आर बराबर क्या कर देंगे कोस फाई यानी कि कोस 30 इंटू 20, तो कोस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी √3/2 इंटू 20। तो 2 से यानी कि 2 टाइम्स यानी कि 10 आ जाएगा और जब हम √3 का 10 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 17.32 के अप्रोक्सीमेट हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ये हमारा आर आ जाएगा, यानी कि हमने आर जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, आर की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। तो हम सिंपली मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इस फॉर्मूले अब हमको वैल्यू रखनी है। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एक्सएल का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा जेड का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम आर का स्क्वायर यानी कि 17.32 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमको 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और इसका स्क्वायर जो करेंगे हम 17.32 का अप्रोक्सीमेट जो आएगा हमारा 300 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो 400 में से 300 गया तो हमारा कितना बचता है यहाँ पे 100 बचेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर हमारा अंडर रूट में 100 बचेगा। तो हम जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिंपली 10 आ जाएगी, यानी कि एक्सएल की वैल्यू हमको 10 मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज गिवन बाय। तो यहाँ पे अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे, हम फॉर्मूला क्या होता है एक्सएल बराबर हमारा क्या होता है ओमेगा एल, ये हमारा इंडक्टर के केस में होता है। और अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो एक्सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c, हमारा कैपेसिटर के केस में होता है और ये हमारा इंडक्टर के केस में होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ओमेगा एल। अगला क्वेश्चन है ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर इस कंडक्ट ऑन। तो यहाँ पे आपका ओपन सर्किट टेस्ट जो है ट्रांसफॉर्मर वो कौन सी तरफ किया जाता है, यानी कि हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि इक्विपमेंट को जो कनेक्ट करते हैं वो कौन सी साइड पे कनेक्ट करते हैं। तो हम वहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट जब भी ट्रांसफॉर्मर परफॉर्म करते हैं तो लो वोल्टेज साइड में हम इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, यानी कि ओपन साइड में हम परफॉर्म करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड जो होती है हमारी वो उसको हम ओपन करते हैं। उसी प्रकार अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें ट्रांसफॉर्मर में तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हम हाई वोल्टेज साइड में यानी कि प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जो हमारी पावर डेवलप की जाती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि कौन आपका इसमें से इंडिपेंडेंट होता है। तो फील्ड एक्साइटेशन, स्पीड, टॉर्क एंगल और अप्लाइड स्टेटर वोल्टेज। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़ी होगी तो उसमें जो पावर डेवलप होती है वो होती है हमारी P बराबर EV/x इंटू साइन डेल, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारा साइन डेल क्या होता है स्टेटर वोल्टेज और स्टेटर करंट के बीच का एंगल होता है। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में हमारा अप्लाइड स्टेटर वोल्टेज हमारा ये डिपेंड करता है मैकेनिकल पावर पे। टॉर्क एंगल, ये आपका टॉर्क एंगल हो गया डेल, ये आपका डिपेंड करता है फील्ड एक्साइटेशन। तो जैसे आप फील्ड एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करोगे तो आपका ये जो एंगल है डेल ये आपका क्या करता है वेरी करता है, और जब ये डेल एंगल वेरी करेगा तो आपकी जो पावर है वो भी यहाँ पे आपकी वेरी करेगी, यानी कि चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारा फील्ड एक्साइटेशन, टॉर्क एंगल और अप्लाइड स्टेटर वोल्टेज ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे जो डिपेंड करते हैं ये
पावर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारी स्पीड जो है, आपको इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मैंने स्पीड का जिक्र नहीं किया है। तो आपकी स्पीड जो है पावर, जो सिंक्रोनस मोटर में पावर डेवलप होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्पीड जो है मोटर हमारी मशीन की, सिंक्रोनस मोटर की, वो डिपेंड नहीं करती है किस पे, पावर पे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिनोट्स। तो हमारा टॉर्क टू वेट रेशियो किसको डिनोट करता है? सेंसिटिविटी को डिनोट करता है। अगर आपको हमारे इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो अगर हाई है तो हमारी हाई सेंसिटिविटी होगी, यानी कि हाई सेंसिटिविटी होने का मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से हमारी एक्यूरेट रीडिंग को जो है वो अच्छे से रीड कर पाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर राइज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो टेम्परेचर राइज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टिव पावर, मटेरियल यूज्ड, लीकेज रिएक्टेंस, अपेरेंट पावर। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, तो आपका लॉसेज, हमारा ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर राइज किस कंडीशन में करता है? जब हमारे ट्रांसफॉर्मर में लॉसेज होते हैं। और ट्रांसफॉर्मर में हमारे दो ही तरह के लॉसेज होते हैं, एक हमारे आयरन लॉसेज होते हैं और एक हमारे कॉपर लॉसेज होते हैं। हमारे जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और आयरन लॉसेस वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। और जब अगर बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में इनपुट क्या देते हैं, हम यहाँ पे अपेरेंट पावर के रूप में हम इनपुट क्या देते हैं? P बराबर V इंटू आई, यही हमारा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का इनपुट होता है। तो यानी कि हमारी ये करंट हमारी कॉपर लॉसेस पे डिपेंड करती है और वोल्टेज हमारा आयरन लॉसेस पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मर अब जो हीट डेवलप होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमारी अपेरेंट पावर पे यहाँ पे डिपेंड करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ प्लांट विच इनक्योर मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट। तो यहाँ से इन सभी प्लांट में आपकी सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट किसकी होती है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट। तो यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट यानी इनक्योर जो आपकी यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट होती है वो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है। यहाँ पे अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट से भी ज़्यादा इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका बहुत महंगा आता है। और इस प्लांट को बनाने के लिए हमको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि इससे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है। तो हमारी हाइड्रो से भी ज़्यादा इसकी इनिशियल कॉस्ट आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। लेकिन अगर हम हाइड्रो की बात करें तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो नेग्लेजिबल होती है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है। और हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी रनिंग कॉस्ट भी हाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन NPN ट्रांजिस्टर माइनॉरिटी कैरियर्स आर। तो यहाँ से आपको NPN दिया हुआ है, NPN। यहाँ पे आपको माइनॉरिटी क्या है? यहाँ पे अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे आपके मेजोरिटी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी क्या होते हैं? अगर बात करता हूँ मैं मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी यहाँ पे क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे यहाँ पे होल्स, यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, होल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पूछा है। तो होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे NPN ट्रांजिस्टर के केस में, और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं हम यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर की, अगर हम यहीं पे अगर PNP ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे मेजोरिटी को क्या हो जाएंगे? मेजोरिटी यहाँ पे हमारे होल्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो जाएंगे PNP ट्रांजिस्टर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द स्लिप एट द 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन द रोटर इज ब्लॉक्ड विल बी। तो जब आपका इंडक्शन मोटर का जब रोटर ब्लॉक है, यानी कि हमारा रोटर रुका हुआ है, यानी कि रुका हुआ है, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो उस टाइम पे हमारा जो स्लिप होती है वो मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है? हमारी 1 होती है। इससे ज़्यादा हमारी स्लिप की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैट्रिक यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ से आपको इल्यूमिनेशन की यूनिट पूछी गई है। तो आपकी इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स यहाँ पे आपकी इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिट्स को अच्छे से टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर यूनिट जो है रिलेट करती है एक दूसरे से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और फिर यूनिट को टिक करना है, वरना आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे आपको चार्ज की यूनिट पूछी गई। तो चार्ज क्या होता है हमारा? हम क्या पढ़ते हैं? I बराबर Q/T। यहाँ पे हमारा करंट होता है। तो चार्ज क्या होता है हमारा? चार्ज की यूनिट काय में होती है? कूलाम्ब में हमारी यहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे जैसे हमारा ये स्केल होता है, यानी कि हमारा इस टाइप से जो स्केल होता है, इसमें ये हमारा स्केल होता है, इसमें हमको यहाँ पे एक पॉइंटर मिलता है। ये जो पॉइंटर होता है ये हम किस चीज़ का बनाते हैं? तो ये हमारा कि एल्यूमिनियम का बना होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है लाइट वेट होता है। और जब ये लाइट वेट होगा तो हमको इसको मेज़र करने में
हम जो रीडिंग मेज़र कर रहे हैं उसको मेज़र करने में आसानी रहेगी। इस वजह से हम किसका बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, वॉट हावर मीटर इज़ एन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप की कैटेगरी में आता है। तो वोट हावर मीटर का मतलब होता है हमारा यहाँ पे एनर्जी मीटर, यानी कि एनर्जी मीटर आपका किस कैटेगरी में आएगा, इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर रन्स एट 500 RPM, यानी कि यहाँ पे आपको एक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एक आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो 500 RPM पे रन कर रही है। तो यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ़ पोल्स पूछे गए हैं, यानी कि उस मोटर में कितने पोल का यूज़ किया गया है। तो NS बराबर क्या होता है हमारा 120F/P होता है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा गया है, पोल्स की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर हम पोल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका P बराबर क्या हो जाएगा 120F/NS। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो यानी कि 120 इंटू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दी हुई है 50, और बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड आपको दी हुई है 500। यानी कि अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे हमको पोल्स कितने मिल जाएंगे, 12। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पोल्स आ जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द साइन वेव हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 30 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 90 डिग्री इज़। तो यहाँ से आपको एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो है, यहाँ मैं आपको यहाँ पे वेव फॉर्म बना के समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म गिवन है। इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। और यहाँ से आपसे पूछा गया 90 डिग्री पे इसका वोल्टेज कितना होगा। यहाँ पे आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है मैक्सिमम दिया हुआ है, और यहाँ से अब आपको 90 डिग्री पे इसका वोल्टेज पूछा गया है। अब आपको पता है कि ये जहाँ पे कट करती है हमारा 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 270 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यही आपका क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। ये जो होती है हमारी, ये किस कंडीशन में मिलती है, 90 डिग्री। और हमसे पूछी किस कंडीशन में, 90 डिग्री पर, गिवन क्या थी हमको 30। तो यानी कि हमारा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 30 ही हमारा 30 वोल्ट ही हमारा 90 डिग्री में मैक्सिमम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 30 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ऑपरेट 6 वोल्ट बल्ब इन अ 240 वोल्ट सप्लाई द नंबर ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड। तो यहाँ से आपको 6 वोल्ट के इतने कैसे बल्ब को कनेक्ट करना है कि जिससे कि आपका जो सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट है वो यहाँ पे आपका पूरा कंज्यूम हो जाए। आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ से आपको ये पूछा गया है कि आपको आप इतने कितने 6 वोल्ट के कितने बल्ब कनेक्ट करोगे जिससे कि आपका जो टोटल 240 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है वो यहाँ पे आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, 240 में डिवाइड करना है 6 का। तो यहाँ पे आपको कितने आएंगे, 40 बल्ब यहाँ पे आपको कनेक्ट करने होंगे जिससे कि आपका जो 240 वोल्टेज जो हमारा है उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज़ गिवन बाई 200 साइन 314t देन इट्स एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से आपको V बराबर गिवन है 200 साइन 314t, और यहाँ से आपको एवरेज वैल्यू पूछी गई। तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, वो होती है हमारी Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको देखना है कि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका Vm आता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज ये जो दिया हुआ है ये Vm दिया हुआ है। अब आपको एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना है। तो हम एवरेज वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपकी एवरेज वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है 2Vm/पाई। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू Vm आपका कितना हुआ है 200 अपॉन में पाई, यानी कि 3.14 हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू ऑप्शन मिलेगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 127.4 वोल्ट यहाँ पे हमको सही ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सारे यहाँ पे समझा दिए हैं। उसके बाद जो है आपका पेपर जो है यहाँ पे आपका नॉन टेक्निकल का पेपर जो है क्वेश्चंस वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेपर का PDF का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे और भी ITI डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन के पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई पेपर है किसी भी कंपनी का या फिर कोई भी पेपर है और अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको जो
डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसी ईमेल आईडी पे उस पेपर को सेंड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।